हेलो एवरीवन। हर्षद मेहता स्कैम 1992 के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये जो स्कैम था ये 5,000 करोड़ के लगभग का स्कैम था। और यदि आज की कीमत से हम तुलना करें तो ये लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ के आसपास की जो कीमत बैठती है। इस स्कैम के बाद क्या हुआ था, शेयर मार्केट में एकदम बड़ा क्रैश आया था। और जो भारतीय निवेशक थे उनका 1 लाख करोड़ रुपए जो था वो पूरी तरीके से साफ हो गया था। अब भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है ये एक एक्ट पास करती है जिसे हम बोलते हैं सेबी एक्ट 1992। इससे क्या होता है, सेबी जो 1988 में बन चुकी थी इसको क्या करते हैं, पावरफुल बना देते हैं। और ये जो सेबी है वो पूरे जो इंडियन मार्केट है उस पर रेगुलेशन का काम करती है। इंडियन मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। सेबी पूरी तरीके से इंडियन मार्केट पे ध्यान देती है कि भविष्य में ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि हम प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। और प्राइमरी मार्केट में केवल 3 चीज़ें आती है। पहला होता है कंपनी, दूसरा होता है आपका सेबी, एंड थर्ड होता है आपका आईपीओ। देखिए, इससे पहले हम एक बार शेयर मार्केट को समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। एक्चुअली मार्केट का मतलब तो होगा बाजार, और शेयर का मतलब होगा हिस्सा। तो ऐसा बाजार जहां पर शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। देखिए, यदि वेजिटेबल मार्केट होता है तो वहां पर किस चीज़ की खरीदी और बिक्री की जाती है, सब्जियां, हम सब्जियां लेने जाते हैं। दूसरा होता है सराफा मार्केट, वहां पर सोने चांदी की खरीदी और बिक्री की जाती है। इसी प्रकार से अनाज मंडी में क्या होता है, वहां पर अनाज खरीदा और बेचा जाता है। इसी प्रकार जो शेयर मार्केट होता है वहां पर आप शेयर्स को खरीद सकते हैं और शेयर्स को बेच सकते हैं। तो शेयर मार्केट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका प्राइमरी मार्केट, एंड दूसरा होता है आपका शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए, हमने ये हमारी क्लास 2 है। क्लास में हमने पूरी सीरीज़ का ओवरव्यू किया था। यदि आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आप पहले क्लास 1 देख लीजिए कि उसमें क्या क्या बताया गया है। उसके बाद आप क्लास 2 पे आइए। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी मार्केट को बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट में 3 मेन चीज़ें होती है। पहला होता है कंपनी, दूसरा होता है सेबी, एंड थर्ड होता है आपको आईपीओ। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसी को शेयर मार्केट का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आपके जो शेयर है वो बनते हैं। शेयर क्या होता है, वो टर्म ही यहीं से आती है। इसलिए प्राइमरी मार्केट को शेयर मार्केट का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। अब हम प्राइमरी मार्केट को समझते हैं। प्राइमरी मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ को समझेंगे, हम समझेंगे सबसे पहले कंपनी को, कि कंपनी क्या होती है। देखिए, जो एक कंपनी होती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेलिंग का काम करती है। कोई भी बिजनेस है वो सेलिंग का ही काम करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या सेलिंग का काम करेगी। देखिए, कोई भी जो कंपनी होती है वो या तो प्रोडक्ट सेल करती है या सर्विस सेल करती है। प्रोडक्ट में क्या सेल कर सकती है, जैसे आप यदि अभी इस वीडियो को यदि कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर भी आपका क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। या लैपटॉप होगा वो भी एक प्रोडक्ट हो गया, मोबाइल हो गया वो भी एक प्रोडक्ट हो गया। यदि कोई कंपनी कार बना रही है तो कार भी प्रोडक्ट होगी। ऐसी चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो सभी प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ कंपनी और करती है, वो होती है सर्विस देने का काम। देखिए, कुछ कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, जैसे आपकी जियो की यदि सिम है या एयरटेल की सिम है तो ये कौन सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी। यदि आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप भी किसी के लिए सर्विस देने का काम कर रहे हैं, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी होगी। थर्ड क्या होता है, जैसे होटल्स वगैरह होगी। होटल्स भी क्या होती है, आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। अब देखिए, जब समझना में ये प्रोडक्ट और सर्विस तो हम एक केवल समझने के लिए कर रहे हैं कि कंपनी क्या होती है। समझना में क्या चीज़ें हैं, हमें समझना है कि कंपनियों को पैसे की जो ज़रूरत होती है वो कैसे पूरी की जाती है। जब कंपनी छोटे लेवल पर होती है, जैसे मान लो एक सिटी के अंदर होती है, पहले क्या होगी, एक सिटी में होगी। इसके बाद क्या होगा, सिटी से बढ़कर ये जाएगी स्टेट, स्टेट लेवल पर। और स्टेट से बढ़कर ये पूरी कंट्री लेवल पर जाएगी। ठीक है, तो जब कंपनी ग्रोथ करती है तो ग्रोथ के साथ साथ कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंपनी को ज़रूरत होती है पैसों की। ठीक है, जब कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी अपने जो आउटलेट्स हैं या अपनी ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट में लेकर जाएगी, या मान लो पूरे इंडिया लेवल पर लेकर जाना चाहती है या इंडिया से बाहर भी लेकर जाना चाहती है, तो कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कंपनी को ज़रूरत पड़ती है पैसों की। ठीक है, यदि मान लो किसी कंपनी को 100 करोड़ की ज़रूरत है,
100 CR की किसी कंपनी को ज़रूरत है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपकी नज़र में क्या आता है? बैंक आता है। आप सोचेंगे कंपनी बैंक से भी लोन ले सकती है, और लेती भी है कंपनियाँ लोन, लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं। यदि कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को समय समय पर क्या पेश करना होता है? अपनी EMI पेश करना होता है, और उन्हें उसके जो पैसा लेती है उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है। अब कोई भी यदि कंपनी पैसा लेगी तो उसे दो चीज़ें तो पे करना ही होगा, उसे समय समय पर इंटरेस्ट, या जब भी उसे पैसा, जब भी उसकी टर्म पूरी होती है तब कंपनी को एक भारी भरकम ब्याज बैंक को चुकाना पड़ता है। इसी से बचने के लिए कंपनी के पास एक सेकेंड ऑप्शन भी होता है। कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर मार्केट का रुख करती है। कंपनी बोलती है पब्लिक से कि आप आइए, हमारे शेयर खरीदिए, हमारे में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे जो पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा भी ग्रोथ में जाएगा। इसलिए कंपनी क्या करती है? जो अपने शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को देने के लिए पब्लिक को क्या बना लेती है? कंपनी में एक छोटा सा इन्वेस्टर बना लेती है, एक पार्टनर बना लेती है कि आप आइए, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब हमें क्या दीजिए? पैसा दीजिए। अब ये पैसा क्या होता है? बिना ब्याज का होता है। जब पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, पब्लिक किसे पैसा देगी? कंपनी को। और इसके बदले पब्लिक को क्या मिलेगा? जो कंपनी की ग्रोथ होगी। यदि कंपनी की ग्रोथ होगी तो क्या होगा? पब्लिक की भी ग्रोथ होगी। और यदि कंपनी लॉस में जाएगी तो भाई पब्लिक का भी सीधा सा क्या होगा? लॉस होगा। अब इस अब पब्लिक को जो शेयर्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? IPO बोलते हैं। कंपनी एक प्रोसेस के थ्रू पब्लिक को अपने जो शेयर्स प्रोवाइड करवाती है, और इसी प्रोसेस को हम IPO बोलते हैं। अब ये जो IPO होता है ये किसके थ्रू लाया जाता है? ये लाया जाता है आपके सेबी के थ्रू। देखिए, कोई भी यदि कंपनी होती है, उसे मान लो 100 करोड़ की जरूरत है, 1000 करोड़ की जरूरत है, तो वो कहीं बाहर स्टॉल लगा के अपने शेयर्स नहीं बेच सकती है। उसकी एक प्रोसेस होती है। कंपनी को कहाँ जाना होता है? कंपनी को जाना होगा सबसे पहले आपको सेबी के पास। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा कि ये एक्ट कब आया था? 1992 के एक्ट के द्वारा सेबी को बनाया गया था। तो कंपनी किसके पास जाती है? सेबी के पास जाती है। सेबी यदि इसको अप्रूव कर देती है कि ठीक है, तो कंपनी अपना क्या लेकर आती है? IPO लेकर आती है। देखिए, अब यदि हम बात करें सेबी की, तो सेबी क्या होती है? सेबी होती है मार्केट का अंपायर। मार्केट का क्या बोलते हैं सेबी को? एम्पायर। एम्पायर का काम क्या होता है? क्रिकेट में फैसले लेना। वैसे ही सेबी का काम क्या होता है? मार्केट के लिए फैसले लेना। सेबी के जो मेन काम होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। जैसे इन्वेस्टर जो है उनके साथ कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, मार्केट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरा काम होता है मार्केट को रेगुलेट करना। मार्केट के लिए नए नए नियम बनाना, जो ब्रोकरेज फर्म है उनके लिए नियम बनाना, एडवाइजरीज जो कंपनी होती है, एडवाइजरीज होती है, उनके लिए नियम बनाना। तीसरा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। जो इनसाइडर ट्रेडिंग मार्केट में होती है, जैसे मान लो किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय जो बड़े पद पर है, वो उसी कंपनी के कुछ शेयर्स वगैरह खरीद लेता है और उसमें प्रॉफिट कर जनरेट कर लेता है। तो ये क्या होता है? न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है कि उसे न्यूज़ पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, उस बेस पे उसने कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया या शॉर्ट कर दिया। तो ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है, जो कि इंडियन मार्केट में अलाउ नहीं होती है। इस पर कौन निगरानी रखता है? सेबी रखता है। इसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने का काम भी सेबी का ही होता है। अब देखिए, हमारा काम है समझना है कि सेबी कंपनी के लिए IPO वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो कैसे करती है। तो इसे समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं सेबी को। देखिए, जब भी कोई कंपनी होती है वो सेबी के पास जाती है अपने IPO वगैरह के लिए, तो सेबी उससे कहती है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, अपनी कुंडली लेकर आओ। कुंडली का मतलब कि आपकी जो भी बैलेंस शीट वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट है, और इस कुंडली को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं DRHP फॉर्म बोलते हैं। देखिए, जो DRHP होता है उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें सेबी आपसे पूछती है, सेबी मतलब कंपनी से पूछती है कि भाई सबसे पहला तो आप ये बताओ कि आप मार्केट से जो है पैसे क्यों उठाना चाहते हैं, इन पैसों का आप क्या करोगे? क्या आप डेप्ट चुकाओगे, जो आपका डेप्ट है, या आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करोगे,
या जहाँ भी आप पैसा लगाओगे, तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि इस पैसे का आप करोगे क्या, जो पब्लिक से आप पैसा ले रहे हो। इसके बाद कंपनी पूछती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके जो भी 2 या 3 साल के हैं वो आप लेकर सबमिट कीजिए। थर्ड में पूछती है कंपनी का ऑनर कौन है, ऑनर वगैरह की डिटेल्स मांगती है। फोर्थ में पूछती है कि आपके रिस्क फैक्टर क्या है, और भी चीज़ें जो है डीआरएचपी में पूछती है। इसमें क्या होता है, सेबी कंपनी की पूरी डिटेल्स मांग लेती है। अब जो सेबी से जो जुड़े हुए लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, बिल्कुल बारीकी से जांच करते हैं इस चीज़ की कि कंपनी जो दे रही है, कंपनी जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है वो सही है या गलत है। यदि मान लो कि कंपनी के द्वारा जो डिटेल्स दी गई है वो बिल्कुल सही है, तो सेबी क्या करती है, सेबी कंपनी को अपना ग्रीन सिग्नल दे देती है। सेबी जो है कंपनी को क्या करती है, ग्रीन सिग्नल दे देती है कि भाई आप अपना जो है आईपीओ अब ला सकते हो। यदि डिनाई कर देती है तो फिर कंपनी नहीं लेकर आती है। अब क्या बोलती है, सेबी कंपनी को अपना ग्रीन सिग्नल दे देती है कि आप अपना क्या कर सकते हो, आईपीओ मार्केट में लेकर आ सकते हो। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको देखते हैं आगे। आईपीओ का क्या फुल फॉर्म हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए जो आईपीओ होता है उसमें आपका 1 शेयर 2 शेयर ऐसे शेयर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो शेयर मिलते हैं ये लॉट में मिलते हैं। मेनली आईपीओ भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका हो गया मेन बोर्ड आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, और दूसरा हो गया आपका एसएमई आईपीओ। ठीक है, जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है आपका, ये लगभग 15,000 के लगभग का होता है। आप 15,000 से इसका एक लॉट बाय कर सकते हो। वही जो एसएमई आईपीओ होता है आपका 2 लाख प्लस होता है। तो यदि आप मान लो मेन बोर्ड आईपीओ आपका लगा रहे हैं जो 15,000 रुपये के लगभग का है। अब पहले तो क्या होगी, शेयर की प्राइस डिसाइड होगी। तो जो शेयर की प्राइस डिसाइड करने का काम करता है ये कौन करता है, आपकी कंपनी करती है। कंपनी शेयर की प्राइस डिसाइड कर लेगी। मान लो शेयर की जो प्राइस है वो है आपकी 150 रुपये। ठीक है, यदि हमें लॉट निकालना है कि एक लॉट में कितने शेयर आ रहे हैं, तो शेयर की प्राइस जो है 150 रुपये, आप कितने रुपए का एक लॉट बाय कर रहे हो, 15,000 का। ये हमेशा लगभग फिक्स ही रहता है कि 15,000 के आसपास ही आपको मेन बोर्ड आईपीओ का एक लॉट मिलेगा। तो यदि आप 15,000 रुपये लगा रहे हैं, शेयर की प्राइस कंपनी ने डिसाइड कर रखी है कि 150 रुपये, तो आपको 15,000 रुपये में कितने मतलब कितने शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या सिंपल सा हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके, 100 शेयर्स। यानी आपको कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 100 शेयर्स। अब एक बार हम देख लेते हैं कि आपको यदि आप आईपीओ वगैरह लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा कैसा होता है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि आईपीओ की डेट्स वगैरह क्या होती है। देखिए, यदि आपको आईपीओ लगाते आता है, आपके पास डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जो कि धन ऐप की है। यदि आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप आईपीओ वगैरह देख सकते हैं कि आईपीओ कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आईपीओ को अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है आईपीओ की। सबसे पहली तो होती है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट में क्या होता है, यदि मान लो 1 तारीख से आपका आईपीओ स्टार्ट हुआ। एंडिंग डेट क्या होती है, जैसे एग्जाम के फॉर्म वगैरह फिल होते हैं कि 1 से स्टार्ट हुई और 5 तारीख तक चल रहा है। तो जैसे मान लो ये 3 तारीख तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी आती है अलॉटमेंट डेट। देखिए अलॉटमेंट में हमको समझना है कि क्या सभी को, जितने लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या सभी को आईपीओ मिल जाता है क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए यदि मान लो कंपनी के शेयर्स हैं 1,000 और 10,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, 10,000 लोगों ने क्या कर रखा है, अप्लाई करके रखा है, तो क्या सभी को शेयर्स मिल जाएंगे क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर लॉटरी बेस पे जो है शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 10,000 में से किन्हीं 1,000 लोगों को अपने लक के ऊपर जो है शेयर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर लक बेस सिस्टम होता है। अब देखिए यदि आपका लक अच्छा है और आपको शेयर्स मिल जाते हैं, तो यदि 5 तारीख आपकी अलॉटमेंट डेट है तो 5 तारीख को जो शेयर्स है वो आपको अलॉट हो जाते हैं। और यदि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है, तो ये 5 या 6 तारीख को ही आपको पैसा जो है रिफंड कर देते हैं। जो आपका ब्लॉक किया हुआ मनी होता है वो बैंक से आपको वापस आ जाता है। और यदि आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो जो आपका ब्लॉक किया हुआ पैसा है वो किसके पास चले जाता है, वो चले जाता है कंपनी के पास। अब शेयर ट्रांसफर टू डीमेट, आपका जो डीमेट अकाउंट होता है इसके अंदर
आपके 6 या 7 तारीख को जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है आपकी शेयर मार्केट के सेकेंडरी वाले भाग में। जैसे मान लो 7 तारीख को कंपनी की लिस्टिंग डेट है, तो 7 तारीख को सुबह 10 AM पर जो आपके जो शेयर्स है या आपकी जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कंपनी और जो इन्वेस्टर है उसके बीच का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि कंपनी को उसका पैसा मिल जाता है और इन्वेस्टर को क्या मिल जाते हैं, शेयर। कंपनी के पास क्या आ जाता है, कंपनी के पास आ जाता है मनी जो इन्वेस्टर ने लगाया है, और इन्वेस्टर को क्या मिल जाता है, इन्वेस्टर को मिल जाते हैं शेयर्स। अब भाई अब मान लो आपको शेयर मिल गए, तो अब आप क्या इन्हें बेच नहीं सकते क्या, बिल्कुल बेच सकते हैं। तो ये बिकेंगे कहाँ, देखिए जैसे हमने देखा कि कंपनी कहाँ हुई, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, ठीक है। तो शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद अब आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, जैसे आपको शेयर्स कितने रुपए पे मिल गए थे, यहाँ हमने कितने रुपए देखा था, मान लो कंपनी ने प्राइस डिसाइड की थी 100 रुपये, और लिस्टिंग के बाद यदि कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी है, और यदि कंपनी लिस्टिंग में अपना क्या करती है, अपने प्राइस को गेन करती है, तो जैसे कि 100 रुपये का आपको शेयर मिला था, अब इस शेयर की प्राइस हो जाती है आपकी 125 रुपये। तो ये कितने रुपए का गेन हुआ, 25 रुपीज़ का गेन हुआ। और आपके पास शेयर कितने थे, 15,000 का आपने एक लॉट बाय किया था, 100 रुपये शेयर की प्राइस थी, तो आपके पास 150 शेयर थे। एक शेयर पे आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 0। 3750 के लगभग का आपको क्या हो गया, आपको इस आईपीओ में प्रॉफिट हो गया। तो देखिए आईपीओ लगाते समय आईपीओ में प्रॉफिट भी इसी प्रकार से किया जाता है। बहुत से लोग जैसे लिस्टिंग पे गेन करते हैं या लिस्टिंग डेज के दिन क्या करते हैं, बेच देते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लेते हैं, लंबे समय के लिए शेयर्स अपने पास रखते हैं। जब कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो जाती है उसी के बाद शेयर्स को बेचते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग वाले दिन बेच देते हैं, जैसे लिस्टिंग वाले दिन का हमने देखा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप आईपीओ में अपना प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आपको क्लास समझ आई हो, यदि आपको कंपनी के बारे में समझ में आया हो, सेबी के बारे में समझ में आया हो, और पूरी आईपीओ की प्रोसेस समझ में आ गई हो कि कैसे कोई कंपनी है वो आईपीओ तक का अपना सफ़र को पूरा करती है, और कैसे जो इन्वेस्टर है उसमें पैसे लगाता है और प्रॉफिट जनरेट करता है, यदि आपको ये सब समझ में आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे क्लास 3 में, और उसमें हम क्या समझेंगे, सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझेंगे। और यदि आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन से आप धन की जो लिंक है वो डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, और आप अपना वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।